समस्या आ रही है, आखिर क्यों इतनी? ऐसा है, समस्या है कि हमारे जमीन जो है एयरपोर्ट में ली जा रही है। हमारा पूरा गांव देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमको उसका मुआवजा अन्य गांवों के मुकाबले इतना कम दिया जा रहा है कि उसमें हम एक बीघा देंगे तो एक बिस्सा भी जमीन नहीं ले पाएंगे। जो हमारे यहाँ बिक्री हुई है उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि बिस्से मिला है। मैंने उन डीएम साहब से भी कहा कि बिस्से से ही बीघा बनता है और बीघे से एकड़, एकड़ से हेक्टेयर बनता है। तो अगर हम लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं है, हम लोग बिस्से में ही बेचे हैं, तो उसका क्यों न कैलकुलेट करके, जब और चीज तो आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस बिस्से को कैलकुलेट करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार हर तरीके से उत्पीड़न करना चाहती है। हम लोग 5 आदमी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिले थे उनके आवास पर। उन्होंने आश्वासन दिया और डीएम को फोन करके कहा कि ये फला 5 आदमी, उन्होंने नाम गिनाया जो हम लोग गए थे, कि ये यहाँ आए हुए हैं, इनकी समस्या धर्मपुर के हैं, आप इनको बुला के इनके लिए निराकरण कीजिए और इनको संतुष्ट कीजिए। संतुष्ट का कारण ये है कि हम लोगों को भी बरगलाया जा रहा है। जैसे हमारे जो 200 मीटर तक की जमीनें हैं उनका मुआवजा 4800 बनाए हैं, और जो 200 से बाहर हैं उनका 3800। लेकिन अभी ये डीएम महोदय परसों गए थे, वो केवल 3800, सारी जमीनों का 3800 बताए, 3820 रुपया हेक्टेयर। और अब दोबारा जाएंगे तो 4800 बताएंगे। इस तरीके से पूरे गांव को बरगलाते हैं, पूरे गांव को फोड़ना चाहते हैं। हम लोग कतई इसके लिए नहीं तैयार। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। हम ग्राम सभा धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान, हम धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान ब्राह्मण, हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है, वह दोबारा नहीं करेंगे। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की, एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई। पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। ये लड़की भी हम बहन है, इसको न्याय मिलना चाहिए। पता तो चलेगा संदीप कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है, और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में, हमारे बाराबंकी में, अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही
जाती हैं, समाज में ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए, वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाया जाएगा तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा? उनकी जवानी कौन वापस करेगा? इनको कंपनसेशन कौन देगा? इनको मुआवजा कौन देगा? और मैं माननीय योगी जी से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए, अगर घोषणा भी की हो। नमस्कार साथियों, कल जब से श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, श्री राजीव त्यागी जी एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे, और कल डिबेट के दौरान वो किस दबाव में होंगे ये मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारे धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारे आचरण की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है कि या तो वो समाज में बंटवारा करे, ऐसा टाइटल चुना जाता है जिसमें कि सत्ताधारी दल को बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ओछी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता है। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे ओछी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज़ धीमे कर दी जाती है। तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क तोड़ दिया जाता है। हमारे जवाब देते वक्त ब्रेक लेना याद आ जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अपना संविधान दिया था? एक कांग्रेस प्रवक्ता के सामने 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक भाजपा का प्रवक्ता, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? आप सोचिएगा जरूर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में आपने एक भी डिबेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देखी प्राइम टाइम पर? एक भी डिबेट एनवायरमेंट रूल्स में जो फेरबदल हो रहा है उस पर देखी? उत्तर होगा ना। सोचिएगा जरूर कि ऐसा कब तक चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।